Hi learners, welcome to the School of Exercise Science. I am Rohit, an A certified personal trainer. इस चैनल पे मैं वो सारी चीज़ें आपसे डिस्कस करूँगा जो मैं रेगुलरली एक्सरसाइज साइंस में सीखता हूँ और साथ ही साथ मैं ACPT को कवर करूँगा. So let's proceed without further ado. हेलो लर्नर्स, कैसे हैं आप लोग. अभी नया पार्ट आ गया है चैप्टर नंबर 8 का. आप लोग में से बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन था कि कितने पार्ट्स आएंगे, और मुझे भी रियलाइज़ हुआ कि अगर एक एक लाइन पढ़ा के हर चीज़ ऐसे आगे बढ़ेंगे तो काफ़ी ज़्यादा टाइम हो जाएगा. सो दैट इज़ वाई बहुत लोग एग्ज़ाम्स भी है, तो आई विल ट्राई. अब मैंने ये सोचा और इस बीच में यही मैं तैयारी भी कर रहा था थोड़ा कि अब चैप्टर्स को, दैट इज़ वाई यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख रहे होगे वापस से मैं येलो हाईलाइट वगैरह ये सब कर रहा हूँ. तो अब क्या करूँगा, मैं एक एक लाइन नहीं पढ़ूंगा, बट अब मैं समराइज करूंगा, एक इनडायरेक्ट अपने लैंग्वेज में आपको समझाऊंगा, और जो इम्पोर्टेंट मुझे लगेगा समझाना है वो समझाऊंगा. एक एक लाइन पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद से भी पढ़ सकते हो. तो लेकिन डोंट वरी, ऐसा नहीं होगा कि कुछ इंपॉर्टेंट छूट जाएगा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, ऐसा नहीं होगा. बस एक समराइजेशन लेकिन ज़रूर होगा, तो क्योंकि हमें जल्दी ख़त्म करना है. ये चैप्टर में सिर्फ 68 पेजेस है, उसके आगे ऐसे चलते चलते 80 प्लस पेजेस के चैप्टर्स हैं, तो उनको हमें जल्दी ख़त्म करने के लिए ऐसे पढ़ना पड़ेगा कि कुछ छूटे भी ना और ज़्यादा लंबा खींचे भी ना. सो दैट इज़ वाई मैं वही ट्राई कर रहा हूँ. तो अब से मैं इसको कोशिश करूँगा कि थोड़ा सा समराइज करके पढ़ाऊँ. तो हम स्टार्ट करते हैं. लेट्स सी. ओके, तो हम स्टार्ट कर रहे हैं फ्रीक्वेंसी से. फ्रीक्वेंसी का एक नॉर्मल मतलब क्या होता है? फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है आप कितनी बार किसी चीज़ को करते हो. तो कितनी बार मतलब अगर हम हफ्ते के कॉन्टेक्स्ट में ले लें, तो एक हफ्ते में आप कितनी बार ट्रेनिंग करते हो उसको हम क्या कहते हैं? फ्रीक्वेंसी कहते हैं. तो यहाँ पे लिखा हुआ है फॉर द बिगिनिंग एडल्ट एक्सरसाइज द बैलेंस शुड बी इन द डायरेक्शन ऑफ मोर मॉडरेट इंटेंसिटी. जो कोई स्टार्ट कर रहा है एक्सरसाइज, तो उसका कहाँ फोकस होना चाहिए? मॉडरेट इंटेंसिटी एक्सरसाइज करने का. तो सिंस हायर इंटेंसिटी एक्सरसाइज हैज बीन एसोसिएटेड विद द रिस्क ऑफ एक्सरसाइज रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस, इंजरी एंड पुअर एक्सपीरियंस इन बिगिनिंग एक्सरसाइज. अगर मान के चलो कोई बिगिनर एक्सरसाइज है, उनके लिए एक हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज कराना बहुत ही ज़्यादा रिस्की हो जाता है. इंजरी हो सकती है, और हो सकता है उनका एक्सपीरियंस भी काफ़ी ख़राब हो कि अगर डायरेक्टली कभी वर्कआउट नहीं करना, अचानक से हाई इंटेंसिटी से एक्सरसाइज स्टार्ट करवा दिया, तो हो सकता है कि काफ़ी ज़्यादा उनके लिए बुरा एक्सपीरियंस रह रहा हो, क्योंकि वो कोप अप नहीं कर पाएंगे उस इंटेंसिटी को लेके. ओके, अभी हम यहाँ पढ़ने वाले हैं कार्डियो रेस्पिरेटरी रिकमेंडेशंस फॉर एडल्ट हेल्दी एडल्ट्स. तो हेल्दी एडल्ट्स के लिए जो कार्डियो रेस्पिरेटरी एक्सरसाइजेज हैं, जो भी हैं फ्रीक्वेंसी के मामले में बात कर रहे हैं, और तो उसमें क्या है रिकमेंडेशंस. तो यहाँ पे सबसे पहले हम देखेंगे मॉडरेट इंटेंसिटी कार्डियो रेस्पिरेटरी एक्सरसाइज की. अगर हम बात करें तो हफ्ते में एटलीस्ट 5 डेज रेकमेंड किया जाता है. किनको किया जाता है? हेल्दी इंडिविजुअल्स जो होते हैं, हेल्दी एडल्ट्स जो होते हैं, तो उनको 5 दिन हफ्ते का मिनिमम. 40 to 59% ऑफ VO2 रिजर्व और हार्ट रेट रिजर्व. तो VO2 रिजर्व और हार्ट रेट रिजर्व का जो भी होता है वो ऑलमोस्ट सेम होता है. तो 40% टू 59%. VO2 रिजर्व का क्या मतलब होता है? VO2 रिजर्व मतलब VO2 मैक्स जो हमारा होता है, मतलब हमारा मैक्सिमम, किसी भी इंडिविजुअल का जो मैक्सिमल ऑक्सीजन अपटेक हो सकता है, कितना वो मैक्सिमम ले सकता है ऑक्सीजन, और एक्चुअल में कितना ले रहा है, राइट? तो उसको हम माइनस करते हैं आपस में. जो डिफरेंस होता है वो होता है VO2 रिजर्व. और हार्ट रेट रिजर्व होता है कि मैक्सिमम हार्ट रेट किसी इंडिविजुअल का जो होता है, उससे हम माइनस करते हैं उसका रेस्टिंग हार्ट रेट को, तो हमारा आता है हार्ट रेट रिजर्व. तो दोनों का ऑलमोस्ट सेम चीज़ है. दोनों का किसी का भी आप परसेंटेज निकाल लो, 40 to 59%, तो आप उस इंटेंसिटी में हमें एक्सरसाइज कराना है. ठीक है, तो अभी आप कंफ्यूज मत हो VO2 रिजर्व और हार्ट रेट रिजर्व से कैसे निकालना है, और ज़रूरत भी है क्या इससे निकालने की, तो हम आगे वो सब जानेंगे. ठीक है, तो अभी के लिए इतना जान लो, 40 to 59% हमें निकालना है VO2 रिजर्व का या हार्ट रेट रिजर्व का. ओके, बिलो VT1 से नीचे होना चाहिए. VT1 अभी हम थोड़ा और आगे पढ़ेंगे, लेकिन पहले भी मैंने समझा रखा था VT1 का क्या मतलब. कि ऐसे पोजीशन पे जब हम पहुंच जाते हैं, जब क्या होता है कि थोड़ी सी डिफिकल्टी आती है बोलने पे. हमारी जब ट्रेनिंग कर रहे हैं तो थोड़ी सी डिफिकल्टी आती है हमें बोलने में, तो वो कहलाता है VT1. ठीक है, और लैक्टेट जो हमारा है वो सब भी बनना स्टार्ट होता है, थोड़ा सा एलिवेशन होता है वहाँ पे.
तो यहाँ बिलो VT1 भी दिया हुआ है। तो VT1 हमने पहले भी पढ़ा था। VT1 का क्या मतलब था? VT1 मतलब ऐसे ऐसे पोजीशन पे VT1 है कि मतलब थोड़ा थोड़ा डिफिकल्टी आ रहा है बोलने में, अगर वो एक्सरसाइज कर रहे हैं हल्का हल्का, उससे नीचे कराना है। बिलो लिखा हुआ है ना, तो VT1 से नीचे कराना है, यानी ऐसा एक्सरसाइज कराना है जहाँ पे वो कंफर्टेबली बोल सके, ठीक है। तो कैन स्पीक कंफर्टेबली, ठीक है, ऐसे इंटेंसिटी पे कराना है। ओके, विगरस इंटेंसिटी कार्डियो रेस्पिरेटरी एक्सरसाइज की अगर हम बात करें, अगर कोई हेल्दी एडल्ट कर रहे हैं तो मिनिमम ऑफ 3 डेज मिनिमम कराना है, ठीक है। 60 to 89% ऑफ VO2 रिजर्व और हार्ट रेट रिजर्व VT1 to VT2 के बीच करना है। VT1 अभी बताया, VT2 का क्या मतलब? ऐसे ऐसे पॉइंट पे जहां पे लिटरली बहुत ही ज्यादा हो गया मुश्किल बोलना, मतलब लिटरली नहीं बोल पा रहे उतना अच्छे से, ठीक है। तो उसके VT2 के आगे बंदा ज्यादा देर तक एक्सरसाइज सस्टेन नहीं कर सकता है। तो VT1 से लेके VT2 के बीच का जो होता है उसको विगरस इंटेंसिटी कहेंगे। नॉट श्योर इफ स्पीच इज कंफर्टेबल टू डेफिनेटली कैन नॉट स्पीक, ठीक है। तो अभी कोई बंदा, मैंने इसे बताया, बहुत ज्यादा ही डिफिकल्टी आ रही है बोलने में, बहुत ही ज्यादा डिस्कम्फर्ट हो रहा है, या ऐसे पोजीशन पे जहां पे बिल्कुल ही नहीं बोल पा रहा है, ठीक है। तो इसके बीच का कुछ कराना है, ठीक है। ओके, द कॉम्बिनेशन ऑफ मॉडरेट एंड विगरस इंटेंसिटी कार्डियो रेस्पिरेटरी एक्सरसाइज, तो दोनों का अगर हम कॉम्बिनेशन करा रहे हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ मॉडरेट और विगरस इंटेंसिटी, तो कितना होना चाहिए? 3 to 5 डेज पर वीक कराना चाहिए, अगर हम दोनों को मिक्स करके करवा रहे हैं। इंटेंसिटी की बात अब हम करेंगे, ठीक है। एक्सरसाइज इंटेंसिटी इज आर्गुएबली द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ द एक्सरसाइज प्रोग्राम टू मॉनिटर, ठीक है। तो इंटेंसिटी बोल रहा है कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है किसी भी एक्सरसाइज प्रोग्राम में मॉनिटर करना, इंटेंसिटी, ठीक है। ओके, इंटेंसिटी अगर मोटा मोटी अगर हम लेमैन लैंग्वेज में समझे तो मतलब कितना चैलेंजिंग है वो बंदे के लिए, ठीक है। अगर हाई इंटेंसिटी के मतलब बहुत ज्यादा ही चैलेंजिंग है बंदे के लिए, ठीक है, उनकी बॉडी के लिए। मॉडरेट इंटेंसिटी यानी मॉडरेट लेवल, मिडिल लेवल, लो मतलब कम, ठीक है। तो लेमैन लैंग्वेज में आप समझने के लिए मैं बोल रहा हूँ, इंटेंसिटी का मतलब आप चैलेंज समझ सकते हो, ठीक है। At the same time, it is the most difficult element to present quantitatively. तो इंटेंसिटी किसी का कैसे पता करोगे, काफी थोड़ा चैलेंजिंग होता है पता करने की इंटेंसिटी कैसे पता करेंगे किसी का कितना है। तो आगे वो सब जानेंगे कैसे पता करेंगे। There are numerous methods by which the personal trainer can program and monitor exercise intensity. बहुत सारे तरीके हैं जिससे हम एक्सरसाइज की इंटेंसिटी पता कर सकते हैं, ठीक है। तो हार्ट रेट से पता कर सकते हैं, परसेंटेज ऑफ मैक्सिमम हार्ट रेट, ठीक है। मैक्सिमम हार्ट रेट किसी बंदे का, उसका परसेंटेज से पता कर सकते हैं कि कितनी इंटेंसिटी पे वर्कआउट कर रहा है, ठीक है। हार्ट रेट रिजर्व का परसेंटेज से हम पता कर सकते हैं। रेटिंग ऑफ, अगेन आप कंफ्यूज मत हो, अभी हम सब आगे पढ़ेंगे। रेटिंग ऑफ पॉजिटिव एक्सर्शन का क्या मतलब होता है? रेटिंग ऑफ पॉजिटिव एक्सर्शन का मतलब होता है कि एक स्केल होता है 0 to 20 या 1 to 10 के बीच में, 0 to 10 के बीच में। उस स्केल में ना हर एक पे दिया रहता है, मतलब मान के चलो 0 1, 0 मतलब इजी, 1 मतलब उससे थोड़ा हार्ड, ऐसे ऐसे करते करते 10 तक जाते हैं। तो जब भी एक्सरसाइज क्लाइंट कंप्लीट कर रहे हैं तो आप उससे पूछ सकते हो कि आउट ऑफ द 0 to 10 आप कितना रेट करोगे डिफिकल्टी लेवल को। तो क्लाइंट अपने हिसाब से रेटिंग ऑफ पॉजिटिव एक्सर्शन बता देगा। ये भी हम आगे पढ़ेंगे। VO2 और मेटाबॉलिक इक्विवेलेंट्स, METs, ठीक है। VO2 से भी पता कर सकते हैं, मेटाबॉलिक इक्विवेलेंट अभी मैं नहीं समझाऊंगा, सब आगे पढ़ेंगे। कैलोरिक एक्सपेंडिचर, कितना कैलोरी उनका एक्सपेंड हो रहा है, खर्च हो रहा है। टॉक टेस्ट लेंगे उनसे, ठीक है। एंड हार्ट रेट एट VT1, टॉक टेस्ट लेंगे कि अगेन जैसे पता करने के लिए कितनी इंटेंसिटी पे वो वर्कआउट कर रहे हैं। अगर बिल्कुल इजीली बोल रहे हैं यानी इंटेंसिटी उतनी नहीं है, थोड़ी डिफिकल्टी आ रही है यानी मॉडरेट, थोड़ा सा बड़ा है चैलेंज, और बहुत ही डिफिकल्टी आ रही है यानी बहुत हाई इंटेंसिटी है। तो ऐसे हम पता करेंगे। एंड हार्ट रेट एट VT1 पे उनका हार्ट रेट कितना है, ठीक है, उससे भी हम पता कर सकते हैं। ब्लड लैक्टेट एंड हार्ट रेट एट सेकेंड वेंटिलेटरी थ्रेशोल्ड, तो ब्लड लैक्टेट और हार्ट रेट पता कर सकते हैं सेकेंड वेंटिलेटरी थ्रेशोल्ड पे कितना हो रहा है। ये सब थोड़ा सा मुश्किल है पता करना, इजीली अभी कैसे होगा सब नीचे दिया हुआ है। ओके, हार्ट रेट using percentage of maximum heart rate or heart rate reserve is probably the most widely used approach for programming and monitoring exercise intensity. तो हार्ट रेट में क्या है कि मैक्सिमम हार्ट रेट का या फिर हार्ट रेट रिजर्व का जो परसेंटेज निकाला जाता है ना, उसी को यूज करके इंटेंसिटी पता किया जाता है। मतलब मोस्ट ऑफ द जगह, मोस्ट ऑफ द वाइडली यूज मतलब ग्लोबली यूज, ज्यादा जगह पे ऐसे ही यूज होते हैं। मैक्सिमम हार्ट रेट और हार्ट रेट रिजर्व का परसेंटेज को यूज करके हम पता करते हैं कि बंदे का एक्सरसाइज इंटेंसिटी कितना है। तो मैक्सिमम हार्ट रेट और हार्ट रेट रिजर्व
का परसेंटेज हम क्लाइंट को उसके मैक्सिमम हार्ट रेट का फिर हार्ट रेट रिजर्व का परसेंटेज इतना परसेंट करके कैलकुलेट करके क्लाइंट को दे देते हैं कि आपको इतने परसेंट पे करना है, तो उससे हमें इंटेंसिटी का पता चलता है, ठीक है। ओके, विदाउट अ मैक्सिमम एफर्ट एक्सरसाइज असेसमेंट विच इज जनरली नॉट कंसिडर्ड अप्रोप्रिएट और फिजिबल फॉर मोस्ट इंडिविजुअल दिस मार्केट। देखो क्या होता है ना कि ये जो मैक्सिमम हार्ट रेट और हार्ट रेट रिजर्व है ना, असल में ये एक्सरसाइज असेसमेंट मतलब मैक्सिमल एफर्ट जब बंदा लगाएगा ना एक्सरसाइज में, बहुत ही हाई अपने मैक्सिमल एफर्ट लगा के जब एक्सरसाइज करेगा, उस समय जब हम असेस करेंगे उसका हार्ट रेट रिजर्व कितना आ रहा है, मैक्सिमम हार्ट रेट, तब हमें थोड़ा सा एक्यूरेट हल्का सा पता चलेगा। लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है बहुत सारे इंडिविजुअल के लिए, एकदम हाईएस्ट लेवल ऑफ एक्सरसाइज वो कर रहे हैं और फिर हम मैक्सिमम हार्ट रेट और हार्ट रेट रिजर्व उनका पता कर रहे हैं। ऐसा मोस्ट ऑफ द इंडिविजुअल के लिए पॉसिबल नहीं है। इसलिए क्या होता है, मैथमेटिकल फॉर्मूला यूज होता है ये सब पता करने के लिए, जो कि एक्यूरेट नहीं होता है, बहुत डेविएशन होता है उसमें। न्यूमरस वेरिएबल्स इंपैक्ट मैक्सिमम हार्ट रेट इंक्लूडिंग द फॉलोइंग। तो हार्ट रेट जो हमारा होता है मैक्सिमम हार्ट रेट को, उसमें बहुत सारी चीजें क्या करती है, इफेक्ट करती है। क्या क्या? जेनेटिक्स, आपके जेनेटिक पे भी डिपेंड करता है आपका मैक्सिमम हार्ट रेट कितना होगा। एक्सरसाइज मोडालिटी, एक्सरसाइज मोडालिटी का मतलब किस टाइप का एक्सरसाइज कर रहे हो, ठीक है। तो मैक्सिमम हार्ट रेट वेरीज बिटवीन रनिंग एंड साइकिलिंग ड्यू टू इन्वॉल्वमेंट ऑफ, देखो अभी आप रनिंग में आप जब करोगे एकदम हाई इंटेंसिटी पे तो आपका मैक्सिमम हार्ट रेट कुछ और आएगा, साइकिलिंग में कुछ और आएगा। क्योंकि रनिंग में क्या है, साइकिलिंग में क्या है, रनिंग में आपका अपर बॉडी भी इन्वॉल्व हो जाता है, साइकिलिंग में सिर्फ आपका लोअर बॉडी ज्यादा यूज हो रहा है, राइट। दैट इज वाई एक्सरसाइज के टाइप से भी पता चलेगा, डिफरेंशिएट करेगा, मतलब एक्सरसाइज जिस तरह का एक्सरसाइज करोगे उस तरह का हार्ट रेट आपका आएगा। तो इसका यही मतलब है, राइट। मेडिकेशंस, अब कोई मेडिकेशन अगर आप ले रहे हो वो भी आपके हार्ट रेट पे इफेक्ट करता है, राइट। तो अब हमने चैप्टर 5 में पढ़ा था, अगर याद करो तो, नहीं है तो फिर से जाके एक बार देखो कि मेडिकेशंस जो होते हैं, कुछ दवाइयां होती हैं हम खाते हैं तो हमारे हार्ट रेट को बढ़ाती हैं या घटाती हैं। बॉडी साइज पे डिपेंड करता है, बॉडी साइज, तो मैक्सिमम हार्ट रेट इज जनरली हाई इन, तो क्या होता है छोटे इंडिविजुअल्स जो होते हैं साइज में, उनका हार्ट भी छोटा होता है। तो हार्ट छोटा हुआ, चैम्बर्स छोटे छोटे हैं, तो ब्लड भी कम आएगा हार्ट में, तो उसमें क्या होगा, ब्लड का स्ट्रोक वॉल्यूम कम हो गया, यानी कम ब्लड आया, तो एक बार में जब बॉडी आपका हार्ट पंप करेगा तो कम ब्लड जा रहा है बॉडी में, तो उसके लिए उसको ज्यादा बार पंप करना पड़ेगा 1 मिनट में। तो उससे क्या होगा, ताकि जितना रिक्वायर्ड ब्लड है वो पहुंच सके, जिससे क्या होगा, हार्ट रेट आपका बढ़ जाएगा, जो छोटे इंडिविजुअल्स हैं, राइट। तो एल्टीट्यूड की बात हमने इसी चैप्टर में पढ़ा है। एल्टीट्यूड, किस एल्टीट्यूड पे आप कर रहे हो वो भी डिपेंड करता है। मान के चलो हाईयर एल्टीट्यूड पे कर रहे हो, एल्टीट्यूड कैन लोअर द मैक्सिमम हार्ट रेट रीच ड्यू टू मोस्ट इंडिविजुअल्स इनएबिलिटी टू ट्रेन एट हायर इंटेंसिटी। एल्टीट्यूड अगर है, डिपेंड करेगा, एल्टीट्यूड हायर एल्टीट्यूड पे कर रहे हो तो हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज नहीं कर सकते, तो आपको मैक्सिमम हार्ट रेट, वहां पे हार्ट रेट को वो आपको ये करेगा, इफेक्ट करेगा, तो उस हार्ट रेट को आप मेंटेन नहीं कर पाओगे, क्योंकि आप हाई इंटेंसिटी वहां पे कर ही नहीं पाओगे। एज की बात करते हैं, तो मैक्सिमम हार्ट रेट जनरली डिक्रीजेस बाय 1 बीट्स पर मिनट ईच ईयर स्टार्टिंग इन पर्सन्स अर्ली। तो मान के चलो अर्ली 20s को, 20 के बाद 21, 22 अगर होता जा रहा है, तो हर साल क्या होता है, एक बीट्स कम हो जाता है किसी भी इंडिविजुअल का, तो वहां पे मैक्सिमम हार्ट रेट भी कम होगा। However, there is considerable inter-individual variability in the age-associated reduction in maximum heart rate based on factors such as genetics, medications, and training status. तो यहाँ ये भी कहा गया है कि मान के जो फिर भी वो भी क्या होता है, ये भी आपके एज के साथ कितना बीट कम हो रहा है या हो रहा नहीं हो रहा है, वो भी डिपेंड करता है किस चीज पे, आपके जेनेटिक्स पे डिपेंड करता है। हर बंदा अलग है, हर की बॉडी अलग रिएक्ट करेगी 20 के बाद, तो जेनेटिक्स पे डिपेंड करता है, कौन सी दवा खा रहा है उस पर डिपेंड करेगा, कैसी ट्रेनिंग है उसकी वैसे डिपेंड करेगा। कोई बंदा बहुत ही एथलीट टाइप अच्छी ट्रेनिंग कर रहा है तो उसकी उतना उसमें रिडक्शन नहीं होगा, राइट। जो बिल्कुल ही नहीं कर रहा है उसमें होगा, तो ये सारी चीजें होंगी, राइट। Okay, maximum heart rate does not correlate strongly with performance and is genetically not influenced by training. तो maximum heart rate है ना, जनरली उतना ज्यादा उसमें फर्क नहीं पड़ेगा किसी भी ट्रेनिंग वगैरह का, ठीक है। अभी हमने पढ़ा ट्रेनिंग का होता है, थोड़ा सा स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ सकता है, तो हो सकता है उसमें थोड़ा सा कमी आ जाए हार्ट रेट वगैरह में, लेकिन फिर भी बहुत ही ज़्यादा फर्क नहीं आएगा मैक्सिमम हार्ट रेट की बात करें तो। अगर कोई बंदा ट्रेनिंग भी कर रहा है तो इनफैक्ट इट में इवन बिकम लोअर विद ट्रेनिंग गिवन द ट्रेनिंग एडेप्टेशन ऑफ एक्सपेंडेड ब्लड वॉल्यूम। लेकिन थोड़ा सा चेंज अगर कुछ आ सकता है तो क्या हो सकता है, अगर आप ट्रेनिंग कर रहे हो तो मैक्सिमम हार्ट रेट हो सकता है थोड़ा सा कम हो जाए, क्योंकि आपका स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ गया, राइट।
मोस्ट इम्पोर्टेंटली मैक्सिमम हार्ट रेट वेरी सिग्निफिकेंटली अमॉन्ग पीपल ऑफ द सेम एज। तो एक ही एज के इंडिविजुअल अगर होते हैं तो उसमें क्या होता है, उसमें भी डिफरेंस होता है। मैं अगर 20 साल का हूँ, कोई और 20 साल का है, तो दोनों के मैक्सिमम हार्ट रेट में अंतर हो सकता है। ओके यहाँ पे मोटा मोटी पता है क्या बताया गया है, यहाँ पे ये बताया गया है कि एक फॉर्मूला है मैक्सिमम हार्ट रेट निकालने का, बहुत ही फेमस फॉर्मूला है, वो है 220 माइनस एज। यहाँ देख रहे होगे 220 माइनस एज। तो बोला गया है 68% ऑफ द पॉपुलेशन में तो 220 माइनस एज, तो बोला गया 68% ऑफ द पॉपुलेशन में इसका डेविएशन है 12 बीट्स पर मिनट, यानी प्लस माइनस 12 बीट्स पर मिनट हो सकता है। मान के चलो 220 माइनस आपका एज 20 है, तो 220 माइनस 20 करोगे 200 बचेगा। उसमें भी 68% ऑफ द पॉपुलेशन जो होती है उसमें भी 12 बीट्स पर मिनट का डिफरेंस होता है, यानी प्लस ज्यादा भी हो सकता है 12 बीट्स पर मिनट, या फिर एक्चुअल में कम भी हो सकता है उससे, ठीक है। बाकी के 32% में ये देखा गया कि इससे भी ज्यादा डेविएशन है, 2 डेविएशन स्टैंडर्ड डेविएशन का फर्क है, यानी 14 भी हो सकता है। लेकिन ओवरऑल किसी पॉपुलेशन को देखा गया ढंग से तो इतना पाया गया कि इतनी ज्यादा इनएक्यूरेसी हो सकती है, उसमें भी हम कह नहीं सकते कि 12 बीट्स ही है या फिर 14 बीट्स ही है। तो ओवरऑल कहा गया मैक्सिमम टू मैक्सिमम कितना हो सकता है, 24 बीट्स का डिफरेंस हो सकता है, प्लस माइनस हो सकता है। तो आप मोटा मोटी इतना समझ लो कि ये जो हम फॉर्मूला लगा के निकालते हैं मैक्सिमम हार्ट रेट वगैरह, तो ये ना बहुत ही इनएक्यूरेट है। मैक्सिमम इसका 24 बीट्स तक का डिफरेंस जा सकता है, प्लस माइनस, तो ये फर्क हो सकता है। Another concern with the 220 minus age formula is the fact that it also tends to overestimate maximum heart rate in younger adults and underestimate maximum heart rate in older adults. Example given: a 25-year-old may never reach 195 beats per minute, while a 60 years old may exceed 160 beats per minute quite comfortably. तो यहाँ ये बताया गया है कि इस फॉर्मूला के साथ एक और प्रॉब्लम ये होता है ना, कभी कभी जो यंगर इंडिविजुअल है ना, उनका वो ओवर एस्टिमेट कर लेते हैं। मान के चलो 220 माइनस 25 साल का कोई है, तो हो सकता है कि उससे इतना ज्यादा नहीं हो, 195 बीट्स पर मिनट उसका मैक्सिमम हार्ट रेट हो ही नहीं, तो ओवर एस्टिमेट भी कर लेता है। और ओल्डर इंडिविजुअल है कोई, मान के चलो 220 माइनस 60 साल का कोई है, तो मान के चलो 160 आया उसमें, राइट, तो इसमें अंडर एस्टिमेट भी हो जाता है, हो सकता है उससे उसका बहुत ज्यादा हो, तो इसमें ये भी प्रॉब्लम आता है। एज रिलेटेड बहुत ही ज्यादा ओवर एस्टिमेशन है और अंडर एस्टिमेशन है। और क्या प्रॉब्लम है, बियॉन्ड द इनवैलिडिटी ऑफ मैक्सिमम हार्ट रेट, अ सिग्निफिकेंट कंसर्न विथ यूजिंग अ स्ट्रेट परसेंटेज ऑफ मैक्सिमम हार्ट रेट टू डिजाइन एंड मॉनिटर ट्रेनिंग इंटेंसिटी स्टेम्स फ्रॉम द फैक्ट दैट डिस्क्रिपेंसीज इन इंडिविजुअल resting heart rates are not taken into consideration and may therefore lead the personal trainer to over or underestimate appropriate exercise intensity. तो मान के चलो बंदों में क्या होता है, रेस्टिंग हार्ट रेट में भी फर्क आता है। अब मैं हूँ, मेरा रेस्ट में हार्ट रेट अलग है, मेरी एज का सेम बंदा कोई होगा, उसके रेस्टिंग हार्ट रेट में बहुत उसमें फर्क हो सकता है, तो ऐसे ही फर्क हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने रेस्टिंग हार्ट रेट को भी कंसिडर नहीं किया, तो डायरेक्टली मैक्सिमम हार्ट रेट जो कि निकालने का फॉर्मूला है 220 माइनस 20 एज, तो वही यूज कर रहे हैं, रेस्टिंग हार्ट रेट को भी कंसिडर नहीं किया। तो डिफरेंस तो हो सकता है ना बहुत सारे लोगों में, तो उसको भी इन्होंने कंसिडर करके पता नहीं किया कि भाई क्या कुछ है कि नहीं। तो 220 माइनस एज बहुत ही इनएक्यूरेट है, मोटा मोटी ये समझ लो। ओके, high volume training or intensity that are too vigorous for a client increase the risk of injury and creates a potentially negative experience, whereas under training can quickly disengage the individual from the exercise experience due to boredom and perhaps insufficient challenge or result. तो देखो क्या है कि मैंने बहुत बार बताया कि हाई वॉल्यूम या इंटेंसिटी पे अगर ट्रेन करोगे किसी इंडिविजुअल को, हो सकता है उसका इंजरी के चांसेस हो सकता है वो ये जब उसके लिए पुअर एक्सपीरियंस रहे, जैसा अभी हमने पढ़ा था। लेकिन साथ ही साथ मान के चलो अंडर ट्रेनिंग भी कर देते हैं, वो ओवर ट्रेनिंग कर दिया तो वो भी प्रॉब्लम है। अंडर ट्रेनिंग किसी को कर दिया, एग्जांपल कि किसी को कोई दौड़ सकता है 10 पे, उसको 5 पे ही दौड़ा रहे हो, तो उसके लिए बहुत बोरिंग हो जाएगा। तो यही बोर्डम वगैरह को क्या कहते हैं कि अवॉइड करना है, ठीक है।
Given that the risk of serious cardiovascular complication during exercise in previously physically inactive individual is associated with inappropriately high exercise intensity, guiding exercise on the basis of a percentage of estimate age minus base maximum heart rate strongly discouraged. तो ये कहा गया है कि मान के चलो हम मैक्सिमम हार्ट रेट से जो निकालते हैं ना इंटेंसिटी, तो बहुत ही इनएक्यूरेट है। तो मान के चलो कि कोई क्लाइंट आता है, उसको आपने मैक्सिमम हार्ट रेट पे परसेंटेज कैलकुलेट करके दे दिया, तो हो सकता है उसके लिए वो तो बहुत इनएक्यूरेट है ना, उसके लिए हो सकता है बहुत ज़्यादा हाई इंटेंसिटी हो जाए। आपके हिसाब से अपने परसेंटेज निकाल के दे दिया, लेकिन बिकॉज ऑफ इट्स इनएक्यूरेसी उसके लिए हो सकता है बहुत ही हाई इंटेंसिटी हो गया, तो हो सकता है उसको कार्डियोवैस्कुलर कॉम्प्लिकेशंस जो है वो होने लगे। तो हमें वो ध्यान रखना है। ओके, नेक्स्ट, regardless, ACSM provides guideline for using percentage maximum heart rate but does not make a strong recommendations against using the standardized 220 minus age formula. तो regardless, ACSM के guideline में दिया है maximum heart rate. ACSM is American College of Sports Medicine. उसके guideline में maximum heart rate दिया हुआ है, ठीक है, बट वो ज़्यादा recommend नहीं करता है कि इसको यूज करने का, क्योंकि इसमें 220 माइनस एज फार्मूला होता है जो कि हाईली इनएक्यूरेट है। ओके, ACSM सजेस्ट फार्मूलाज विद स्टैंडर्ड डेविएशन क्लोजर टू 7 बीट्स पर, तो ऐसा फार्मूला को बोलता है यूज करने ACSM जिसमें ज्यादा डेविएशन नहीं आए। जैसे इसका 220 माइनस एज का 24 तक डेविएशन हो सकता है, लेकिन उसको बोल रहा है जो 7 के आसपास का अगर डेविएशन है तो चलेगा, which still equates to an error of 14 beats per minute on either side of the calculated heart rate for 95% of the population or to standard deviation, which still equates, मतलब उसमें भी 14 का हमारा हो सकता है, 7 इधर और 7 इधर, मतलब प्लस या तो 7 हो सकता है या तो -7 हो सकता है। तो इसमें भी हो सकता है कि 14 का बीट्स पर मिनट का भी हो सकता है, ठीक है। Either side of the calculator heart rate वो 95% ऑफ द पॉपुलेशन के लिए हो सकता है, और 2 स्टैंडर्ड वेरिएशन, या इसका भी ऊपर थोड़ा सा हो सकता है, ऊपर नीचे हो सकता है। ओके, अनदर पॉपुलर, यहाँ पे देखो, यहाँ पे फॉर्मूला दिया हुआ है, ये फॉर्मूलाज, तो इनको कहा गया है ज़्यादा यूज कर सकते हैं, तो 220 माइनस 8 से ये बेहतर फॉर्मूलाज है ये दोनों, राइट, किसी को भी यूज कर लो। तो अनदर पॉपुलर मेथड फॉर मॉनिटरिंग ट्रेनिंग इंटेंसिटीज फॉलो द कार्बोनिन और हार्ट रेट रिजर्व फॉर्मूला। लेकिन ये सब फॉर्मूला है, लेकिन सबसे ज्यादा पॉपुलर और है जो, और इनसे भी ज्यादा थोड़ा सा एक्यूरेट है, वो है कार्बोनिन और हार्ट रेट रिजर्व फॉर्मूला, वो नीचे दिया हुआ है। Given the concern with resting heart rate discrepancies, this method is more appropriate। बोला गया है कि resting heart rate में भी बहुत लोगों का डिस्क्रिपेंसी होता है, लेकिन उसको भी कंसिडर किया ही नहीं गया मैक्सिमम हार्ट रेट निकालने में। तो ये वाला जो मेथड है ना, ये ज़्यादा अप्रोप्रिएट है, क्योंकि इसमें रेस्टिंग हार्ट रेट लिया गया है, एज इट डज कंसिडर पोटेंशियल रेस्टिंग हार्ट रेट डिफरेंसेस बाय डिटरमाइनिंग एंड हार्ट रेट रिजर्व फ्रॉम विच ट्रेनिंग इंटेंसिटीज आर कैलकुलेटेड। तो इसमें क्या है, इसको लिया गया है, रेस्टिंग हार्ट रेट को लिया गया, कंसिडर किया गया है। The Karvonen formula reduces discrepancies in training intensities between individuals with different resting heart rates and accommodates the training adaptations that lower resting heart rate, therefore expanding heart rate reserve। तो क्या होता है यहाँ पे, resting heart rate बंदों में डिफरेंस हो सकता है, मेरे एज के दूसरे बंदे में अलग resting heart rate हो सकता है मेरा, तो ये कंसिडर करता है, मेरा अलग लेगा, इसका अलग लेगा। तो इसमें क्या होता है, थोड़ी सी एक्यूरेसी ज़्यादा होती है। ओके, देखो यहाँ पे हार्ट रेट रिजर्व में दिया हुआ है डिफरेंस, अगर 25 साल के लड़कों का अगर लेते हैं हम यहाँ पे, ठीक है, मान के चलो उसका क्या है मैक्सिमम हार्ट रेट अगर हम निकाला हमने इस फॉर्मूला से उन लड़कों का, ठीक है, तो 190 और 190 आया, ठीक है। मैक्सिमम हार्ट रेट हमें 220 माइनस एज वाला नहीं यूज करना है, ये वाला यूज कर सकते हो, उसके साथ एक और था वो यूज कर सकते हो। तो मैक्सिमम हार्ट रेट निकालना भी जरूरी है कार्बोनिन फॉर्मूला में, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, इस फॉर्मूला को यूज करके कैलकुलेट कर लिया, 190 आ गया 25 साल के लड़कों का। रेस्टिंग हार्ट रेट हमने उनका देखा, ठीक है, रेस्ट में उनका हार्ट रेट हमने चेक किया, एक का 50 आया, एक का 80 आया, ठीक है। अब हम हार्ट रेट रिजर्व निकालेंगे। हार्ट रेट रिजर्व कैसे निकलता है, ये जो मैक्सिमम हार्ट रेट है और रेस्टिंग हार्ट रेट, इनका डिफरेंस, तो यह 190 माइनस 50 किया तो कितना आया 40, या 190 माइनस 80 किया तो 110। यहाँ पे 60% ऑफ हार्ट रेट रिजर्व अगर हम निकालते हैं, 60% ऑफ हार्ट रेट रिजर्व हम निकालते हैं, 84 आया इसका और 66 आया इसका। ऐड अब हम करेंगे इसको रेस्टिंग हार्ट रेट से, 84 प्लस यहाँ जो 50 था वो,
66 प्लस 80, यहाँ पे 66 प्लस 80, तो क्या आया इनका 134, इनका 146। ये आपको समझाने के लिए दिया गया है यहाँ पे बस, ठीक है। तो 12 बीट्स पर मिनट का डिफरेंस आया इनमें। देखो अगर हम कार्बोनिल फॉर्मूला से निकालते हैं, हार्ट रेट रिजर्व का परसेंटेज वगैरह करके निकालते हैं तो, ठीक है। लेकिन अगर हम डायरेक्ट 220 माइनस एज करते तो इन दोनों का सेम आता, लेकिन यहाँ पे अलग है क्योंकि हमने यहाँ रेस्टिंग हार्ट रेट को भी कंसिडर किया है। समझ में आया? देखो यहाँ पे ना एक दिया हुआ है कार्बोनिल फार्मूला, हम यूज कर रहे हैं 20 साल के एक मेन पे। तो अगर हम यहाँ देखें कार्बोनिल फार्मूला, सबसे पहले मैक्सिमम हार्ट रेट हमने पता कर लिया 194 आ गया, रेस्टिंग हार्ट रेट उसका हमने मेजर कर लिया जो है 64, ठीक है। दोनों को माइनस किया तो आया हमारा हार्ट रेट रिजर्व। अभी देखो हमें मान के चलो उनको 70% पे करवाना है ट्रेन, ठीक है, हार्ट रेट रिजर्व का। तो 130 बीट्स पर मिनट का 70% 91 आ गया। अभी क्या 91 आ गया ना, अब प्लस 64, ये आपको डिसाइड करना है किस इंटेंसिटी पे कर रहे हो, डिपेंडिंग ऑन द क्लाइंट कि उसकी क्या है फिटनेस लेवल, उसका गोल क्या है, उसकी कैपेबिलिटी क्या है, जो भी है, ठीक है। तो उसके हिसाब से आपने दे दिए 70% हम कराते हैं हार्ट रेट रिजर्व का, तो 70% आपने कराया तो 91 आ गया बीट्स पर मिनट। अब हमने इसको जोड़ना है रेस्टिंग हार्ट रेट से, तो हमने जोड़ लिया 64 जो यहाँ पे था रेस्टिंग हार्ट रेट, तो हमारा आ गया 155 बीट्स पर मिनट। तो ट्रेनिंग हार्ट रेट हमारा ये है। तो आप क्लाइंट को ये कह सकते हो कि देखो इसी हार्ट रेट पे हमें, लगभग इसी के आसपास के हार्ट रेट पे हमें ट्रेनिंग करनी है, तो आपने ट्रेनिंग हार्ट रेट यहाँ पे निकाल दिया। इजी। तो कार्बोनिल फॉर्मूला अभी जो हम पढ़ रहे थे उसको थोड़ा ऑर्गेनाइज मैनर में यहाँ दिखाया गया है। तो देखो टारगेट हार्ट रेट अब हमें निकालना है। क्लाइंट को आप ये नहीं बोल सकते ना हार्ट रेट रिजर्व का भाई 70% करके दे, बोलेगा भाई तू रहने दे, मैं देसी हूँ, मेरे को पता है भाई क्या करना क्या है एग्जैक्टली। तो आपको बताना पड़ेगा कितना हार्ट रेट पे आपको करना है, तो टारगेट हार्ट रेट निकाल के आपको क्लाइंट को देना पड़ेगा। उसके लिए आपका क्या फॉर्मूला दिया गया है, यहाँ पे दिया गया हार्ट रेट रिजर्व आपको निकालना। सबसे पहले हार्ट रेट रिजर्व कैसे निकलता है, मैक्सिमम हार्ट रेट माइनस रेस्टिंग हार्ट रेट। मैक्सिमम हार्ट रेट को जो 2 फॉर्मूला दिए हुए थे उनमें से किसी एक से निकाल लो, ठीक है। तो आपने निकाल लिया मैक्सिमम हार्ट रेट, नाउ मैक्सिमम हार्ट रेट माइनस रेस्टिंग हार्ट रेट, अपने क्लाइंट का रेस्टिंग हार्ट रेट ले लिया, तो उसको माइनस करके हार्ट रेट रिजर्व आ गया, इनटू जो भी परसेंटेज आप क्लाइंट को दे रहे हो उतना वहां पे लिख दो, प्लस रेस्टिंग हार्ट रेट आपने जो निकाला था उसको जोड़ दो यहाँ पे। तो आपका क्या आ जाएगा, टारगेट हार्ट रेट जो भी आया क्लाइंट का 150 आया, तो क्लाइंट को बोलो आप 150 के आसपास आप ट्रेडमिल कर रहे हो, आपका हार्ट रेट होना चाहिए, ठीक है, बात खत्म। ओके, while the Karvanen formula does reduce the error in estimation, it still has limitations regarding its accuracy and appropriateness। देखो कार्बोनेट फॉर्मूला देखो बहुत हद तक कम एरर है इसमें, लेकिन स्टिल उसका भी कुछ ना कुछ एक्यूरेसी में थोड़ी सी कमी है, इनअप्रोप्रिएट है, कुछ लिमिटेशंस है। ऑफ कोर्स परफेक्ट तो नहीं होगा ना, राइट। तो कैसा क्या क्या प्रॉब्लम है इसमें, एज विद अदर एक्सरसाइज इंटेंसिटी डिटरमिनेशन टेक्निक्स इट यूटिलाइजेस अ मैथमेटिकल एस्टिमेशन। देखो इसमें भी जो मैक्सिमम हार्ट रेट यूज कर रहे हैं जो भी फॉर्मूला से, उसमें भी हम किसी क्लाइंट को जबरदस्ती का मैक्सिमम हार्ट रेट उसका देख नहीं रहे ट्रेडमिल पे दौड़ा के, अरे अरे इतना किसी की पॉसिबल ही नहीं है। इसके लिए भी हमने फॉर्मूला ही यूज किया है। फॉर्मूला अगेन देखा था आपने 7 बीट्स पर मिनट 14 तक हो सकता है, उसमें उतना भी डिफरेंस हो सकता है, तो वो भी एकदम परफेक्ट नहीं है ना मैक्सिमम हार्ट रेट अगर हम मैथमेटिकल फॉर्मूला से निकाल रहे हैं। और हम इसको कैलकुलेट करने के लिए कार्बोनेट फॉर्मूला में भी कैलकुलेट करने के लिए MHR तो ले ही रहे मैक्सिमम हार्ट रेट, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ऊपर नीचे तो रहता ही है। तो आइडियली द कार्बोनेट फॉर्मूला शुड बी बेस्ड ऑन मेजर्ड मैक्सिमम हार्ट रेट टू यील्ड मोस्ट एक्यूरेट। देखो मोस्ट एक्यूरेट रिजल्ट निकालने के लिए एकदम ही तो क्लाइंट का तुम आप दौड़ाना पड़ेगा आपको ट्रेडमिल पे एकदम फास्ट पूरा मैक्सिमम हार्ट रेट तक पहुंचा के आपको देखना पड़ेगा, लेकिन प्रैक्टिकल नहीं हो पाता। दैट इज वाई हम मैथ को यूज करते हैं, दैट इज वाई थोड़ा सा इनएक्यूरेट होता है। There is some debate over the body position in which the resting heart rate is measured। तो resting heart rate किस पोजीशन में क्लाइंट पे बैठा हुआ है तब ले, लेटा हुआ है तब ले, कब ले हम resting heart rate, तो अभी पता करते हैं। This formula was created measuring true resting heart rate taken in the morning in a reclining position। ये जो फॉर्मूला है ना वो लिया गया है क्लाइंट का रेस्टिंग हार्ट रेट कब, जब वो रिक्लाइनिंग पोजीशन हो, मॉर्निंग में। मॉर्निंग रिक्लाइनिंग मतलब थोड़ा लीन या फिर लेटा हुआ पोजीशन में, तब रेस्टिंग हार्ट रेट वेरीज बाय अप्रोक्सीमेटली 5 to 10 बीट्स व्हेन अ पर्सन ट्रांजिशंस फ्रॉम लाइंग टू स्टैंडिंग। अभी बंदा लेट के जब उठ रहा है तो बंदे का 10 बीट्स 5 to 10 बीट्स का डिफरेंस आ सकता है उसके रेस्टिंग हार्ट रेट में, ठीक है। देयर बाय रिड्यूसिंग द साइज ऑफ द HRR। तो मान के चलो अगर मैं रेस्ट में अगर लेट के 60 मेरा आ रहा है, मैं अगर उठ जाऊं तो हो सकता है वो
70 भी हो सकता है, 65-70 भी हो सकता है। तो हार्ट रेट रिजर्व क्या हुआ, उसमें क्या हो जाता है, रिडक्शन हो जाता है हार्ट रेट रिजर्व में, क्योंकि मैक्सिमम हार्ट रेट माइनस रेस्टिंग हार्ट रेट है। तो पहले लेटे में 60 था, खड़े में 70 आ गया, 70 आ गया तो हार्ट रेट रिजर्व कम हो जाएगा ना। तो ये हार्ट रेट रिजर्व कम हो जाता है पोजीशन अगर हम चेंज करते रहते हैं। Given the concern with some inconsistencies with client measuring their own heart rate, ACE recommends measuring heart rate resting heart rate in the body position in which the client will exercise. तो देखो क्या होता है, लेट के तो मेरा रेस्टिंग हार्ट रेट अलग निकलेगा, मैं बैठा हुआ हूँ मेरा रेस्टिंग हार्ट रेट अलग निकलेगा, खड़ा हूँ अलग। तो एस क्या रेकमेंड करता है, क्लाइंट जिस भी पोजीशन में वर्कआउट कर रहा है उस अलग अलग पोजीशन का अलग अलग रेस्टिंग हार्ट रेट निकाल लो और फिर आप कार्बोनेट फॉर्मूला को यूज करके उसको इंटेंसिटी दो, तो उसमें ज्यादा एक्यूरेसी हो सकेगी। ठीक है, दिस में नेसेसिटेट नीड फॉर 2 सेट्स ऑफ ट्रेनिंग जोन्स, 1 फॉर सीटेड रिकम्बेंट पोजिशन। तो आप सीटेड या रिकम्बेंट पोजीशन में जब क्लाइंट जहाँ बैठा हुआ है तब उस समय ले सकते हो रेस्टिंग हार्ट रेट, एंड अनदर फॉर स्टैंडिंग एक्टिविटी, जो भी खड़े होकर कोई एक्टिविटी करता है तो उस समय भी ले सकते हो। मान के चलो क्लाइंट साइकिलिंग करता है तो उसमें आप कार्बोनेट फॉर्मूला यूज करके अगर क्लाइंट को ट्रेनिंग हार्ट रेट दे रहे हो तो सबसे पहले साइकिल में क्लाइंट ऐसे बैठा रहता है ना, तो जब बैठा हुआ है तो उसका रेस्टिंग हार्ट रेट ले लो, फिर कार्बोनेट फॉर्मूला यूज करके उनको ट्रेनिंग उनको जो टारगेट हार्ट रेट है वो दो। ट्रेडमिल पे दौड़ रहा है तो वो बैठ के तो नहीं दौड़ रहा है, स्टैंडिंग पोजीशन में ऐसे दौड़ रहा है, राइट, तो उनका खड़े होके आप रेस्टिंग हार्ट रेट भी ले लो साथ में। तो जब रेस्टिंग हार्ट रेट खड़े होके लोगे तो फिर उसको यूज करके कार्बोनेट फॉर्मूला में देखो ट्रेनिंग हार्ट रेट कितना हो सकता है, तो उनको उस हिसाब से दो। तो एस यही रिकमेंड करता है। ओके, अभी हमने रेटिंग ऑफ पर्सिव एक्सर्शन पढ़ा था ऊपर, अभी थोड़ा सा डेप्थ में पढ़ेंगे। RP इमर्ज इन द लेट 1970s और अर्ली 1980s में आया है एज अ सब्जेक्टिव मेथड ऑफ गॉजिंग एक्सरसाइज इंटेंसिटी एंड हैज सिंस गेन्ड वाइड एक्सेप्टेंस। तो एक्सरसाइज की इंटेंसिटी को पता करने के लिए रेटिंग ऑफ पर्सिव्ड एक्सर्शन या RP आया और ये काफी जगह वाइडली यूज्ड होता है। There are 2 versions of the RP scale, the classical 6:20 scale and the category ratio। 2 स्केल होता है, एक तो 6:20 का भी होता है, एक तो 0-10 का भी स्केल होता है। मैंने वहाँ पे गलती से 0-20 बोल दिया था, 6-20 होता है। तो वहाँ पे मेरा ध्यान चला गया था, दैट इज वाई मैंने 0-20 बोल दिया था। ओके, 6-20 और 0-10 होता है, 2 स्केल होता है। ठीक है, although fully subjective, the RP scale in both forms has been shown to be capable of defining the ranges of objective exercise। तो दोनों जो है ना, दोनों स्केल ही बता सकता है कि हाँ कितना इंटेंसिटी हुआ है क्लाइंट का। ठीक है, दोनों के पास कैपेबिलिटी है, दोनों स्केल के पास। The RP scale works well for most, ज़्यादातर लोगों के लिए अच्छे से काम करता है। Physically inactive individuals often find it difficult to use as they find any level of exercise failure। जो फिजिकली इनएक्टिव रहे हैं उनके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है इसको यूज करने में, क्योंकि उनके लिए कोई भी लेवल ऑफ एक्सरसाइज इजी भी अगर दोगे, स्टार्ट भी करोगे थोड़ा से थोड़ा में, उनके लिए हो सकता है वो भी बहुत ज्यादा हो, क्योंकि वो सेडेंटरी लाइफस्टाइल फॉलो कर रहे थे, राइट। However, in previous physically inactive individuals, even a small amount of low intensity exercise is effective in terms of producing some exercise training benefits and improved health outcomes। तो यहाँ पे कहा गया है, लेकिन जो फिजिकली इनएक्टिव इंडिविजुअल्स रहे हैं उनके लिए छोटा लो इंटेंसिटी एक्सरसाइज से भी आप स्टार्ट कराओगे ना, वो भी उसके लिए बेनिफिशियल होता है और उनका जो हेल्थ जो है improve हो सकता है। At the other end of the continuum, individuals who have high levels of muscular strength may underrate in the intensity of exercise if they focus on the muscular tension requirement of exercise rather than on the breathing elements। मान के चलो मैं साइकिलिंग कर रहा हूँ, ठीक है, लेकिन मैं एकदम मस्कुलर बंदा हूँ, बहुत स्ट्रेंथ है मेरे पास, ठीक है, और मान के चलो मैंने अपनी इंटेंसिटी जब मैंने कंप्लीट की 20 मिनट, तो मैं इंटेंसिटी देख रहा हूँ कि मेरे को मसल का कितना यूज हुआ वहाँ पे, राइट, मेरा मसल को ज़्यादा टेंशन मिला कि नहीं, तो मैं बहुत स्ट्रेंथ हूँ, मेरे साइकिलिंग करने में उतनी मुझे मसल पे ज़्यादा फोकस नहीं होगा, मतलब मसल ज़्यादा थकेगी नहीं मेरी, क्योंकि ऑलरेडी बहुत स्ट्रेंथ है मेरे पास, अच्छी इंड्योरेंस होगी, राइट। तो अगर आप मसल को देख के करते हो तो RP ज़्यादा काम नहीं करेगा, ऑलरेडी आप स्ट्रेंथ अगर आपके पास अच्छा खासा है। ब्रीदिंग पे फोकस करना है, आपकी सांस कितनी फूल रही है क्या नहीं, उस हिसाब से आप कैसा फील कर रहे हो, वहाँ पे आपको RP में बताना है कि भाई मैं कैसा फील कर रहा हूँ, उसमें रेट करना है।
With practice during cardiorespiratory exercise, these individuals can usually learn to use the RP scale effectively. प्रैक्टिस के साथ क्या होता है, कार्डियोरेस्पिरेटरी एक्सरसाइज में इंडिविजुअल धीरे धीरे क्या हो सकता है, आरपी स्केल को अच्छे से यूज कर सकता है, सीख सकता है। तो यहाँ पे आप आरपी स्केल देख सकते हो, देखो 6 में क्या है, 7 में वेरी वेरी लाइट, 6 में तो एकदम ही बहुत कुछ नहीं होगा, 8 में वैसे ऐसे करते करते सब में एक बनाया हुआ है, एक काइंड ऑफ फीडबैक या रिव्यू कह सकते हो, कुछ भी बनाया हुआ है। वैसे ही आप क्लाइंट को दिखा सकते हो कि देखिए ये स्केल है, आपको इस हिसाब से कैसा फील हो रहा है। वैसे ही यहाँ पे 0 to 10 का भी है, तो वहां पे भी क्लाइंट को आप बता सकते हो कि ये ऐसा है। ओके, नाउ VO2 एंड मेटाबॉलिक इक्विवेलेंट्स के बारे में हम पढ़ेंगे। द ट्रेडिशनल रेफरेंस स्टैंडर्ड फॉर एक्सरसाइज इंटेंसिटी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज ऑफ VO2 मैक्स और VO2 रिजर्व। तो पहले के टाइम पारंपरिक जो तरीका था उसमें VO2 मैक्स और VO2 रिजर्व को यूज करके, इनके परसेंटेज को यूज करके पता किया जाता था कि बंदा किस इंटेंसिटी पे वर्कआउट कर रहा है, ठीक है। The great volume of experimental studies conducted in the 1960s and 1970s suggested that there are minimal improvements in VO2 max if the intensity of training is below a threshold of 40 to 50% of VO2 max or VO2 reserve। तो पहले के टाइम में क्या होता था, जो 1960s and 1970s में जो भी स्टडीज हुए वो क्या सजेस्ट करते हैं, वो सजेस्ट करते हैं कि मिनिमल इंप्रूवमेंट होता है किसी भी बंदे में अगर वो VO2 max में वो कितना 40 to 50% से नीचे अगर वो उस इंटेंसिटी पे एक्सरसाइज कर रहा है VO2 मैक्स के 40 to 50% के नीचे, तो उसमें ज़्यादा इंप्रूवमेंट नहीं होता, उसमें मिनिमल इंप्रूवमेंट होता है। ये 1960 और 1970 के जो रिसर्च है वो सजेस्ट करते हैं, है ना। While acknowledging that lower intensity exercise can result in improvement in cardiorespiratory fitness in previously physical inactive or unfit individuals, there does seem to be a lower limit intensity below which exercises of minimal benefit। But क्या है ना कि कोई बंदा sedentary रहा है, inactive रहा है अपने लाइफ में, लेकिन वो एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहा है तो 40 to 50% ऑफ VO2 मैक्स के नीचे भी करेगा ना, तो भी उसको बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट बॉडी में, हेल्थ में नजर आएगी। हाँ, लेकिन ये बात बहुत सच है कि एक लोअर लिमिट होता है कि इतना करोगे तो ज्यादा कोई फायदा नहीं होगा। तो एक लोअर लिमिट होता है, तो कहा गया है उससे अगर उस लेवल पे ही कर रहे हो तो बहुत ही ज्यादा फायदा नहीं होने वाला है। तो ऐसा होता है। Okay, although the evidence based for percentage of VO2 max or VO2 reserve is extensive, the very large range of acceptable percentages creates a concern that a given percentage is not very specific in terms of recommending exercise. Cage and relative percent concept was essentially flawed and did not make into the account the individual metabolic responses to exercise that might more properly represent the lowest effective training stimulus। तो देखो यहाँ पे क्या कहा गया है कि जो ये VO2 मैक्स और VO2 रिजर्व है, इसका जो यूज है बहुत ही ज्यादा एक्सटेंसिवली आज तक हुआ है, अभी भी हो रहा है, राइट। लेकिन VO2 मैक्स सबसे पहले क्या होता है, VO2 मैक्स मतलब हम एक्सरसाइज करते समय हमारी बॉडी मैक्सिमम कितना ऑक्सीजन यूज कर पा रही है, मतलब एक्सरसाइज करते समय, राइट। बॉडी का अपटेक कितना है ऑक्सीजन का, राइट, मैक्सिमम कितना है एक्सरसाइज के टाइम, तो VO2 मैक्स। तो ये VO2 मैक्स वगैरह, VO2 रिजर्व वगैरह भी बहुत यूज है, बट इसमें भी बहुत फ्लॉ है। इसमें ये भी बहुत स्पेसिफिक नहीं, जो मेरे लिए है वो किसी और के लिए हो जरूरी नहीं है। और एक तो और इसका क्या है कि वो सब मैक्सिमल एक्सरसाइज जो कोई कर रहा है ना लैब में, मान के चलो मैं किसी का VO2 मैक्स निकाल रहा हूँ, तो सब मैक्सिमल एक्सरसाइज करना पड़ेगा तभी मैं एसेस कर सकता हूँ। सब मैक्सिमल एक्सरसाइज मतलब जो मैक्सिमम इंटेंसिटी एकदम मैक्सिमम उससे थोड़ा सा कम, ठीक है। तो उस इंटेंसिटी पे कोई कर रहा है तो उसको एसेस कर सकते हैं। एक तो वो प्रैक्टिकल नहीं है सबके लिए, पहली बात, और उसमें भी कोई रूल नहीं है। मान के चलो कोई बंदा ट्रेडमिल में हाथ भी ऐसे रख के साइड में चल रहा है ना, पकड़ के हैंड रेल, तो वो भी इनएक्यूरेट हो जाएगा। और VO2 मैक्स का जो फॉर्मूला होता है वो भी बहुत ही ज़्यादा ऐसा नहीं है बहुत ही एक्यूरेट है, उसमें भी बहुत ही फ्लॉ आते हैं। सो दैट इज वाई ये कहा गया है कि इससे बेहतर है कि बंदे का आप मेटाबॉलिक रिस्पॉन्स क्या है, बंदे का उसकी बॉडी रिस्पॉन्ड कैसे कर रही है अंदर से, उससे हम पता कर सकते हैं। वो ज़्यादा बेहतर है पता करना कि इंटेंसिटी कैसी है, यानी VT, हम तब से VT1 VT2 बात करें, वेंटिलेटरी थ्रेशोल्ड वगैरह को यूज़ करके टॉक टेस्ट ले सकते हैं क्लाइंट से कि मतलब कैसे बोल पा रहे हैं, ABCD करवाओ, उसको बुलवाओ VT1 पे, मान के जो चल रहा है अगर बहुत इजीली ABCD बोल पा रहा है यानी VT1 से नीचे, थोड़ी डिफिकल्टी आ गई यानी VT1 या उससे थोड़ा ऊपर है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा एकदम बोल ही नहीं पा रहे तो VT2 पे आ गया। तो ऐसा कुछ हम करके हम पता कर सकते हैं। तो हर बंदे का थोड़ा सा मतलब हम अच्छे से समझ पाएंगे बजाय यूज़ किए हुए VO2 मैक्स का परसेंटेज या VO2 रिजर्व। तो पहली बार ऐसा हुआ है कि ज़्यादा दिमाग हमें नहीं लगाना और ईजिली हम आराम से इंटेंसिटी का पता कर सकते हैं।
ओके, कहा गया है कि मतलब अभी मैं बोल रहा था ना कि एक लोअर लिमिट होता है कि आप उतना एक्सरसाइज नहीं, मतलब उस लेवल पे एक्सरसाइज कर रहे हो एकदम ही लोअर लिमिट वाला, तो ज़्यादा फायदा नहीं होगा। मान के चलो अगर हम इसके बाद पे वेंटिलेटरी थ्रेशोल्ड के टर्म में बात करें तो VT1 से अगर आप नीचे कर रहे हो तो फिर भी आप इनएक्टिव हो तो आपको इंप्रूवमेंट होगा, लेकिन बहुत ही VT1 से बहुत ही नीचे कर रहे हो तो बहुत ही लिटरली मिनिमम ना के बराबर कोई फायदा होने वाला है। तो ये सारी चीज़ें हैं इसमें। ओके ओके, तो कहा गया है कि मान के चलो VO2 किसी डायरेक्टली मेजर नहीं हो सकता है इधर असेसमेंट और ट्रेनिंग से, इन केसेस जहाँ पे पॉसिबल नहीं है ना प्रैक्टिकल, हम जिम में किसी का सब मैक्सिमल लेवल पे किसी की ट्रेनिंग कराए फिर उसका VO2 मैक्स पॉसिबल नहीं है जिम में निकालना, ठीक है, प्रैक्टिकल नहीं है, और तो हम पता नहीं कर सकते उनका VO2 कितना आया। ओके, इन केस VO2 आप डायरेक्ट नहीं निकाल सकते हो कहीं पे, अब हम जिम विम में तो किसी का VO2 निकालना इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, बहुत ही प्रैक्टिकल नहीं है हमारे लिए। तो उस केस में क्या होता है ना, हमारे पास एक ऑप्शन है MET का, MET राइट। MET, अभी आप ट्रेडमिल वगैरह पे दौड़ते हो, सोचते हो भाई कैलोरी कैसे बता देता है, तो MET से पता चलता है, ठीक है। MET क्या होता है, MET मतलब आप रेस्ट में कितना ऑक्सीजन अपटेक कर रहे हो, ठीक है, दैट इज MET, विच आर मल्टीपल्स ऑफ एन अज्यूम्ड एवरेज मेटाबॉलिक रेट एट रेस्ट 3.5 ml पर kg पर मिनट। तो पर मिनट में आप 3.5 ml ऑफ योर पर kg, फॉर एग्जाम्पल आप 60 किलो के हो तो 60 इंटू 3.5 ml, ठीक है, वो पर मिनट में आप कितना आप कंज्यूम कर रहे हो ऑक्सीजन, ठीक है। दिस इज वेरी इजी एंड इंट्यूटिव for many people to understand. Example given at 5 MET they are working 5 times harder than rest. तो मान के चलो रेस्ट में 3.5 ml पर kg पर मिनट आपका हो रहा है, आप अपटेक कर रहे हो, ठीक है, ऑक्सीजन ले रहे हो इतना। 5 MET कहीं पे लिखा रहेगा तो इसका क्या मतलब है कि अब रेस्ट जो है ना उससे 5 टाइम्स ज्यादा क्या कर रहे हो, काम कर रहे हो, यानी 5 टाइम्स ज्यादा ऑक्सीजन अपटेक यहाँ पे अब होगा, समझ रहे हो बात। तो it is important to recognize however that the resting metabolic rate is not exactly 3.5 ml per kg per minute in every individual. हर इंडिविजुअल में 3.5 ml per kg per minute नहीं होगा, और इवन इन सेम पर्सन एट ऑल टाइम्स, एक ही बंदे में हमेशा 3.5 ml पर kg हो सकता है, अभी मेरा इतना मैं ले रहा हूँ, अगले मोमेंट में हो सकता है वो 3.6 हो जाए, 3.4 हो जाए, तो ऐसा होता रहता है, ऊपर नीचे होता रहता है। Nevertheless, the utility of using METs rather than using directly measured VO2 is so substantial that it more than makes up for any precision. तो आप VO2 वगैरह लोगे, ये सब करोगे, उस चक्कर में हाईली एक्चुअली वहाँ पे भी तो इनएक्यूरेसी है ही, तो उससे बेहतर है MET कर लेना, MET कैलकुलेट कर लेना, राइट। MET समझ गए ना, अगर 5 MET है मतलब आप 5 गुना काम कर रहे हो रेस्ट में, अगर जितना आप ऑक्सीजन ले रहे हो उससे 5 गुना ज्यादा ऑक्सीजन ले रहे हो, इसका मतलब आप 5 गुना ज्यादा हार्डर काम कर रहे हो रेस्ट से, समझ में आया। तो हर एक्टिविटी का ऐसे बना हुआ है कि वॉकिंग का इतना MET होता है, कुछ स्पोर्ट्स खेल रहे हो इतना उसका MET होता है, अभी वो सब भी देखेंगे। कैलोरी एक्सपेंडिचर, कैलोरी खर्च करते हैं, जो हम बात करते रहते हैं कैलोरी बर्न क्लाइंट के साथ, है ना, क्या है सब, आओ पढ़े। When the human body burns fuel, जब ह्यूमन बॉडी फ्यूल बर्न करती है, यानी कि फैट और कार्बोहाइड्रेट को यूज करती है, O2 is consumed which yields calories to perform work, ठीक है। तो जो इसे बर्न होता है, हम ऑक्सीजन क्या करते हैं, कंज्यूम होते हैं, उसमें क्या होता है जब ऑक्सीजन कंज्यूम करते हैं तभी फैट और कार्बोहाइड्रेट से को यूज करके क्या होता है, एनर्जी वगैरह हमें मिलता है, कैलोरी वगैरह हमें हमारा बर्न होता है और हम काम कर पाते हैं। While the number of calories produced per liter of O2 consumed varies according to fuel utilized, that is 4.69 kilocalories per liter of O2 for fats and 5.05 kilocalorie per liters for O2 for glucose। तो देखो दोनों फ्यूल यूज होता है, लेकिन किस फ्यूल से ज्यादा कैलोरी मिलता है, 4. अब मान के चलो O2 यूज हो, हमारा फैट यूज हो रहा है, ठीक है, तो 4.69 किलो कैलोरी पर लीटर ये देगा, ठीक है, अगर ये यूटिलाइज हो रहा है। पर लीटर ऑफ ऑक्सीजन में ये कितना देगा, 4.69 किलो कैलोरी देगा, यानी फैट देगा इतना ज्यादा, इतना एनर्जी, ठीक है। फिर हम कार्ब्स की बात करते हैं, टूट के ग्लूकोज बनता है, अगर उसको मिल रहा है 1 लीटर ऑक्सीजन तो वो कितना कैलोरी देगा, 5.0, यानी कार्ब्स ज्यादा एनर्जी देता है,
और ज़्यादा फास्ट भी देता है। दैट इज़ वाई जब भी हम बैठे रहते हैं तो हम सबसे ज़्यादा फैट बर्न करते हैं। तो किसी को बोलना फैट लॉस करना है तो बैठे रहो। तो फैट लॉस सबसे ज़्यादा हमारा बर्न होता है जब हम बैठे रहते हैं, तब ज़्यादा फैट बर्न होता है। तो 4.69 ये किलो कैलोरी देता है पर लीटर ऑफ ऑक्सीजन में, और हमें कितना कार्ब्स यानी कि ग्लूकोज कितना देता है, 5.05 देता है किलो कैलोरीज पर लीटर ऑफ ऑक्सीजन में। ठीक है, तो कार्ब्स हमें ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करता है। अ वैल्यू ऑफ 5 किलो कैलोरीज पर लीटर ऑफ O2 इज सफिशिएंटली एक्यूरेटली कंसिडरिंग द फैक्ट दैट पीपल बर्न अ कॉम्बिनेशन ऑफ फ्यूल्स। देखो, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं इस टाइम पे बैठा हूं तो सिर्फ कार्ब्स यूज कर रहा हूँ, सिर्फ फैट यूज हो रहा है। कार्ब्स भी थोड़ा थोड़ा यूज हो रहा है। अगर मैं हाई इंटेंसिटी कर रहा हूँ तो ऐसा नहीं सिर्फ कार्ब्स यूज हो रहा है, ज्यादा कार्ब्स यूज हो रहा है, ग्लूकोज, और लेकिन कम ये जरूर यूज हो रहा है, फैट यूज हो ही रहा है, ऐसा नहीं है। तो दोनों मिक्स होके साथ में काम करते हैं डिपेंडिंग ऑन द इंटेंसिटी ऑफ द एक्सरसाइज। तो इसीलिए दोनों का एवरेज लिया गया है, 4.69 है 5.05 का, इसका एवरेज लेके 5 बना दिया गया है। ठीक है, जो कि ठीक ठाक एक्यूरेट है, उसमें ज्यादा कोई दिक्कत नहीं है। कंसिडरिंग द फैक्ट दैट पीपल बर्न ए कॉम्बिनेशन ऑफ फ्यूल, या कॉम्बिनेशन यूज करते हैं डेली एक्टिविटी में, तो 5 किलो कैलोरी पर लीटर ऑफ ऑक्सीजन हमारा इसको कंसिडर कर लिया गया है। समझ में आई बात? तो इतना ऑक्सीजन, इतना एनर्जी हमें मिल रहा है 1 लीटर अगर हम ऑक्सीजन कंज्यूम कर रहे हैं। यानी कि मान के चलो अगर आप इंटेंसिटी बढ़ा रहे हो तो ऑक्सीजन कंजम्पशन ज्यादा होगा, तो ये भी ज्यादा प्रोड्यूस होगा। ज्यादा प्रोड्यूस होने का क्या मतलब होता है, वो यूज होगा ना, यानी बर्न होकर निकलेगा ना। तो इसीलिए हाई इंटेंसिटी में ज्यादा कैलोरी बर्न होता है, लो इंटेंसिटी में कम होता है। बात समझ में आ रही है? इजी कुछ समझ में आ रहा है कि अगर मान के चलो 5 किलो कैलोरी है, ठीक है, पर लीटर हमारा बर्न हो रहा है। अगर हम क्या कर रहे हैं, अगर हम ऑक्सीजन अपटेक 1 लीटर में है, अब हम ज्यादा इंटेंसिटी पे करेंगे ऑक्सीजन अपटेक बढ़ जाएगा। ठीक है, ऑक्सीजन अपटेक 1 मिनट में हमारा ज्यादा होने लगेगा, तो उस चक्कर में क्या होगा, बॉडी को ज्यादा कैलोरी देना पड़ेगा, तो फटाफट और कैलोरी दे रही है, तो वो यूज होके बर्न हो रहा है। समझ में आया? ओके, अब हम बात करेंगे किसकी, मेटाबॉलिक इक्विवेलेंट्स। ये पढ़ लेना खुद से, बहुत ही इजी है। देखो, मैंने बताया था ना कि हर एक्टिविटी लेवल का अपना अपना एक एस्टिमेटेड MET होता है। तो मान के चलो लाइट इंटेंसिटी की अगर बात करें, 3 MET से जो कम होते हैं, ठीक है, वॉकिंग होते हैं। देखो, ऑफिस में कुछ जो काम होता है, वॉकिंग स्लोली अराउंड होम, स्टोर और ऑफिस, तो इसको 2 बोला गया है। स्टार या मार्क है, देखिए स्टार में क्या है, ऑन फ्लैट हार्ड सरफेस। अगर प्लेन सरफेस में आप हार्ड सरफेस में अगर चल रहे हो तो 2 MET से ज्यादा नहीं हो रहा है। 2 MET का क्या मतलब है, 2 MET मतलब जो रेस्ट में बैठे हुए हो उससे 2 गुना हार्डर, जस्ट 2 गुना हार्डर। एक तो कुछ नहीं कर रहे हो, थोड़ा चल रहे हो, तो इससे 2 गुना हार्डर है। ठीक है, वो ठीक है। लेस देन 5 MET की बात होगी तो हाउस होल्ड एंड ऑक्यूपेशन, स्टैंडिंग वाइल परफॉर्मिंग, कुछ लाइट वर्क कर रहे हो स्टैंड करके, है ना, फोन चला रहे हो फॉर एग्जांपल, सच एज मेकिंग बेड बिस्तर बना रहे हो, सेट कर रहे हो, वॉशिंग डिशेस, डिश साफ कर रहे हो, आयरन कर रहे हो, प्रिपेयरिंग फूड बना रहे हो, या और स्टोर क्लर्क। ठीक है, तो ये सब जो काम है 2 से 2.5 के बीच है। ऐसे ऐसे हर एक्टिविटी बने हुए, लीजर टाइम, स्पोर्ट्स वगैरह, इसका हर दिया हुआ है, एक एस्टिमेशन दिया हुआ है कितना METs हो सकते हैं। विग्रस का भी बना हुआ है, जॉगिंग, रनिंग वगैरह है इसमें, तो आप पढ़ लेना कि इसमें क्या हो, एक आपको आइडिया आ जाएगा। ओके, caloric expenditure is usually calculated in terms of the gross or absolute VO2 during an activity by measuring or estimating the total quantity of O2 consumed per minute and multiplying it by 5 किलो कैलोरी पर लीटर ऑफ O2। तो कैलोरी एक्सपेंडिचर क्या होता है, कैलकुलेटेड इन टर्म्स ऑफ द ग्रॉस और एब्सोल्यूट VO2। तो या तो ग्रॉस VO2 या तो एब्सोल्यूट VO2 को लेके इसको कैलोरी एक्सपेंडिचर निकाला जाता है। अब बोलो ये क्या है भाई, अभी समझ में आएगा। उसके बाद क्या होता है, अगर हम हमारे पास ग्रॉस या फिर एब्सोल्यूट VO2 है ऑलरेडी, तो हम उसको क्या करते हैं, एस्टिमेटिंग टोटल क्वांटिटी O2 पर मिनट, एंड उसको मल्टीप्लाई करते हैं किससे, 5 किलो कैलोरी पर लीटर ऑफ O2। 5 किलो कैलोरी पर लीटर ऑफ O2। समझ में आ रहा है? अभी आएगा। इफ द क्वांटिटी ऑफ O2 कंज्यूम्ड इज प्रोवाइडेड और मेजर्ड इन रिलेटिव टर्म्स, दैट इज ml पर kg पर मिनट। मान के चलो अगर O2 की क्वांटिटी जो है
कितना ऑक्सीजन हम कंज्यूम कर रहे हैं, वो अगर रिलेटिव टर्म्स में दिया है, रिलेटिव टर्म्स का क्या मतलब होता है, यानी ml में दिया हुआ है, ml पर kg पर मिनट में दिया है। तो इसको पहले क्या हम करेंगे, दिस वैल्यू मस्ट फर्स्ट बी कन्वर्टेड टू ग्रॉस और एब्सोल्यूट टर्म्स टू डिटरमिन द टोटल अमाउंट ऑफ O2 कंज्यूम बिफोर द कैलोरिक वैल्यू कैन बी कैलकुलेटेड। तो इसको हमको क्या करना है, रिलेटिव को एब्सोल्यूट में बदलना है। मतलब एग्जांपल, अब ये क्या है, रिलेटिव से एब्सोल्यूट में बदलना, भाई क्या है ये। तो देखो, अ रिलेटिव VO2 ऑफ 40 ml पर kg पर मिनट फॉर अ 220 पाउंड्स 100 किलो इंडिविजुअल इज कन्वर्टेड टू ग्रॉस और एब्सोल्यूट टर्म्स। तो मान के चलो किसी का आपका रिलेटिव VO2 दिया हुआ है, आपको उसका क्या करना है, आपको उसको किसमें, ग्रॉस या एब्सोल्यूट में निकालना है। तो उसको हम कैसे निकाल सकते हैं, तो इस इंडिविजुअल का 40 ml पर kg पर मिनट, तो इसको हम कैसे करेंगे, 40 ml इंटू 100 करेंगे। समझ में आ रहा है, 100 क्या है, उसका वेट है, kg में, पाउंड में है तो kg में करेंगे, ठीक है। तो 40 इंटू 100 तो क्या होगा, 4000 ml पर मिनट हो गया, ठीक है, 4000 ml पर मिनट। आपको समझ में आया, यहाँ पे पहले क्या दिया हुआ था, 40 ml पर kg पर मिनट, लेकिन अब हमारे पास इसका वेट भी है, तो वेट हमने इनको ये कर दिया है, मल्टीप्लाई कर दिया। तो 40 ml से 100 को मल्टीप्लाई कर दिया, तो या तो हम इसे 4000 ml पर मिनट बोल सकते हैं, नहीं तो उसको भी लीटर में कन्वर्ट करके, अगर मान के चलो हम 4000 को 1000 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आएगा, 4 लीटर पर मिनट। तो हाँ, ये हमारा आएगा। तो या तो इसमें आप कन्वर्ट कर लो, ठीक है, ठीक है। तो लीटर में फाइनली कन्वर्ट कर लेना लास्ट में, समझ में आ रहा है। तो जो भी वेट है, मान के चलो 440 ml और 100 किलो है, उसको मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना आ जाएगा, 4000 ml पर मिनट, उसको लीटर में कन्वर्ट कर दो, 4 लीटर पर मिनट। समझ में आया।